હેલો એવરીવન. ગુજરાતી સબ્जेक्ट पोइट नंबर 19 रस्ता वसंतना. पोइट है मनोज खंडेरिया. इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने समझ लिया है. पूरी कविता में कवि ने अपना प्रकृति प्रेम दिखाया है. उन्होंने बताया है कि वसंत ऋतु के आगमन से पूरे पर्यावरण में, वातावरण में और तो और मनुष्यों में भी कैसा कैसा परिवर्तन आता है. तो पेज नंबर 86 पर फर्स्ट लाइन, आ डाળ डाળ જાણે કે રસ્તા વસંતના. फूलो ये बीजू कोई नहीं पण पगला वसंतना छे. कवि बताते हैं कि ये जो डाल डाल है ये सारी रस्ता वसंतना है. यहाँ पर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि प्रत्येक डाળ कविने केवी लागे छे. तो प्रत्येक डाળ कविने वसंतना रस्ता जेवी लागे छे. तो यहाँ पर कंपैरिजन की है, एक एक डाल की कंपैरिजन की है कि वसंत ऋतु के आगमन से. फूलों ये बीजू कोई नहीं पण पगला वसंतना. ये जो डालों पर, वृक्षों पर या फिर प्लांट्स पर जो फूल लगे हैं, फूल जो आ गए हैं वो बस ऐसे ही नहीं आए हैं, लेकिन वसंत ऋतु के आगमन के कारण, उसकी इफ़ेक्ट और उसके असर के कारण फूल भी निकल आए हैं. इसलिए कवि बताते हैं कि ये जो फूल आए हैं बस ऐसे नहीं है, ये सिर्फ वसंत ऋतु के आगमन के, यहाँ पर आगमन के लिए ये पगला शब्द का प्रयोग किया गया है. મલયા નીલોની પીછી ને રંગો ફૂલો ના લઈ દોરી રહ્યું છે कौन? आ रस्ता वसंतना. तो यहाँ पर पहले ही वर्ड में एक संधि है, मलया नील. मलय यानी कि मलय नाम का एक पर्वत है, उसका नाम है. और नील एक संधि के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है, अनिल. अनिल यानी कि पवन. तो मलय नाम के पर्वत के अंदर से यानी कि उसके ऊपर से भी जो अनिल पवन निकलता है उसकी बात हो रही है कि उसकी पीछी के रंगों से, मलया नीलों की पवनों से पीछी बनाई है. और रंग कहाँ से लिया है? तो रंग फूलों से लिया है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर के बहुत सारे फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इसलिए रंग को लिया है फूलों से. દોરી રહ્યું છે કોણ? આ રસ્તા વસંતના. તો મલયા નીલોની પીંછીથી ફૂલોમાંથી રંગો લઈને આ રસ્તા વસંતના કોણ દોરી રહ્યું છે? આ એક તારા અંગે ને બીજો ચમનમહી. ચમનિયાની બાગ, બગીચા. જાણે કે બે પડી ગયા ફાટા वसंतना. आ एक तारा अंगे यानी कि मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मानसिकता में भी वसंत ऋतु के आगमन से भी इतना ही चेंज आता है कि जितना वातावरण में आता है. इसलिए कवि ने कहा है कि आ एक तारा अंगे ने बीजो चमनमही. बगीचाમાં પણ ફૂલો એટલા સરસ ખીલેલા છે કે જાણે અહીંયા જ વસંત ઋતુ આવી હોય તેવું લાગે છે. જાણે કે બે પડી ગયા ફાટા વસંતના. વસંત ઋતુના બે ફાટા કેવી રીતે પડી ગયા? તો એક ફાટો છે મનુષ્યના હૃદયોમાં પણ, મનુષ્યના માનસિકતામાં પણ એક પ્રકારની તાજગી અનુભવાય છે, અને બીજો ફાટો જે વાતાવરણ ખુશનુમા બની ગયું છે. મહેકી રહી છે મંજરી એક એક આંસુમાં, મહોર્યા છે આજ આંખમાં आंबा वसंतना. महकी रही छे मंजरी यानी कि जो कैरी का, आम का जो पेड़ होता है आंबा, उसके ऊपर की एक एक मंजरी महक उठी है. बस मन भर के सिर्फ उसको एंजॉय करने का या फिर उसकी फीलिंग्स का अनुभव करने का ही मन होता है. उगी રહ્યા છે યાદના અબિલ ને ગુલાલ, હૈયે થયા છે આજ તો છાંટા વસંતના. પ્રકૃતિ જેમ ખીલી ઉઠી છે તેમ માનવ હૈયા પણ એવા જ ખીલી ઉઠ્યા છે. માનવોમાં પણ નવી ચેतना, નવો આનંદ અને નવો उमंग પણ જોવા મળે છે. तो यहाँ पर अबिल और गुलाल ये दोनों वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि अबिल और गुलाल ये होली के दिन, धुलेटी के दिन हम इसको यूज़ करते हैं होली खेलने के लिए, क्योंकि इसके रंग हमें वसंत ऋतु में याद आते हैं सिर्फ फूलों के कारण. क्योंकि वसंत के आगमन से बहुत सारे फूल खिल गए हैं, तो उसको देख के हमें अबिल और गुलाल की याद आती है. हये थया छे आज तो छांटा वसंतना, यानी कि ये सारे वातावरण को, एटमॉस्फेयर को देखकर मन में एक शांति का अनुभव होता है. फाटू भरीने सोनू सूरजનું ભરું હવે, પાછા ફરીને આવશે તડકા વસંતના. फाटू यानी कि सिर्फ इसी
कविता के लिए इसका मीनिंग निकलता है कि पोटलो या फिर पोटली। फिर सोनू सूरजनो यानी कि सूर्यनो सोना जेवा पीड़ा रंगनो प्रकाश के तड़को, यानी कि वसंत ऋतु में सूरज का जो ताप होता है उसकी कंपैरिजन सीधी सोने के साथ की गई है। तो समझो कि ये वसंत ऋतु का ये सूर्य प्रकाश कितना अमूल्य होगा। कवि ने बताया है कि इस वसंत ऋतु में ये सूरज जो अपना प्रकाश लेके आया है वो इतना सोने जैसा अमूल्य है। पता नहीं फिर ऐसा वसंत का तड़का वर्ड कविता में यूज़ किया गया है कि पता नहीं इस प्रकार का इतना अमूल्य सूरज का प्रकाश फिर मुझे मिले ना मिले, तो मैं उसे पोटलू में, यहाँ पर फाटू वर्ड यूज़ किया गया है, तो मैं अपने पोटली में भर लेता हूँ। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वसंत ऋतु का एटमॉस्फेयर कितना अमूल्य और मानव के लिए, मनुष्य के लिए कितना महत्व है, उनको कितना प्रफुल्लित करता है, ये समझाने के लिए कवि ने ऐसा वाक्य का प्रयोग किया है कि मैं इस सूरज के ऐसे प्रकाश को मैं मेरी पोटली में भर देता हूँ।